दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। जी हां, चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी लगातार रैलियां और सभाएं कर रही है। जी हां, राज्य में 2 मई को चुनाव परिणाम आने हैं। जी हां, चुनाव से पहले अलग अलग चैनल ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं। जी एबीपी न्यूज सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में टीएमसी 154 से 164 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। जी एबीपी न्यूज सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी एक बार फिर से राज्य की सत्ता पर आसीन होगी। इस बार टीएमसी की सीटें कम हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी 154 से 164 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। बीजेपी 102 से 112 सीटों के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिर्फ 22 से 30 सीटें और फिर अन्य को 1 से 3 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गैर संवैधानिक बयान दिया है जिससे खलबली मच गई है। जी दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सेक्युलरिज्म भारत की संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के खिलाफ गलत प्रचार करने वाले लोगों को इसकी सजा भुगतनी होगी। जी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह शब्द धर्मनिरपेक्षता, भारत की समृद्धि परंपराओं को विकसित करने और फिर इसे वैश्विक मंच पर एक स्थान देने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो लोगों को गुमराह कर रहा है, अपने फायदे के लिए जनता और फिर देश के साथ विश्वासघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं और बेरोजगार हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है। जो बिहार में बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य का कोई भी नागरिक, किसान या फिर पशुपालक बकरी फार्म के लिए अप्लाई कर सकता है। जी और सरकार से सब्सिडी भी ले सकता है। खबर के मुताबिक बिहार सरकार बकरी फार्म योजना के तहत प्रदेश में बकरी की उन्नत नस्लों को विकसित करना चाहती है। इसके लिए सामान्य जाति के लाभार्थी को 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% तक की सब्सिडी दे रही है। अगर आप बकरी फार्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको बिहार सरकार के पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.animal2018.ahbbihar.in पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन आवेदन कर सकते हैं। जी आप बकरी फार्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपके पास आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिक जानकारी आप पशुपालन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। जी ऐसे में भारत नेपाल सीमा पर बसे तस्करों ने नया तरीका निकाला है। 2 पहिया वाहन सहित अन्य छोटे वाहनों तथा साइकिल की मदद से डीजल पेट्रोल की तस्करी में जुट गए हैं। तस्कर बॉर्डर पार करके अपने वाहन लेकर नेपाल जा रहे हैं, पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। जिसके कारण डीजल पेट्रोल की तस्करी बड़े पैमाने पर चल रही है। जी आपको बता दें कि नेपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत की अपेक्षा यानी कि भारत की तुलना में काफी कम है, सस्ता है। जो पेट्रोल डीजल वहां के लोगों के लिए महंगा है वो यहां के लोगों के लिए यानी कि भारत के लोगों के लिए सस्ता पड़ता है। नेपाल जाने के लिए किसी वीजा पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है और तस्करी के लिए भारत नेपाल की खुली सीमा तस्करों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सीमा पर डटे एसएसबी के जवान कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन तस्कर इतने होशियार हैं कि वे एसएसबी को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। जी भारत के लोगों को नेपाल में पेट्रोल डीजल 20 से 25 रुपए सस्ता पड़ता है। जी 2 पहिया चालक तो बाइक लेकर नेपाल चले जाते हैं और टंकी फुल करके वापस लौट जाते हैं। जी नेपाल में पेट्रोल की कीमत भारतीय मुद्रा में 67 रुपए तथा डीजल 56 रुपए प्रति लीटर पड़ता है। वही भारतीय मूल्य पर गौर करें तो फिर यहां पेट्रोल 94-95 तथा डीजल 87-90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों बिहार के अररिया जिला से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, बिहार के अररिया में एक बाप का 3 बेटा है, वो भी तीनों अमीर पैसे वाला है। इसके बावजूद तीनों बेटों ने मिलकर 6 सालों से पिता को एक कमरे में इस प्रकार बंद करके रखा जैसे उसने बेटों को जन्म देकर कोई गुनाह किया हो। जी हां, मानवता को शर्मसार करती एक ऐसी ही घटना कल अररिया जिला के जोगबनी बाजार में सनसनी फैल गई। जी हां, जब एक वृद्ध को उसके ही 3 कलयुगी बेटों द्वारा 6 सालों तक एक कमरे में
कैद करके रखने का मामला सामने आया। जोगबनी वार्ड संख्या 11 बस स्टैंड स्थित एक पुराने जर्जर मकान की बंद पड़ी दुकान में 95 साल के वृद्ध राधा कृष्ण शाह को उसके ही तीनों बेटों ने बंद करके रखा था। मिली जानकारी के अनुसार वृद्ध के तीनों बेटे उपेंद्र शाह, राजेंद्र शाह और हरेराम शाह जो काफी सुखी संपन्न व्यापारी है, लेकिन इन तीनों बेटों के घर में पिता के रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं मिल सकी। जी हालांकि वृद्ध के दूसरे नंबर का बेटा राजेंद्र शाह ही दिन में 2 बार आता था और वृद्ध को भोजन देकर फिर से दरवाजा बंद करके चला जाता था। जी हां, 6 सालों से वृद्ध ने सूरज की रोशनी भी ठीक ढंग से नहीं देखी थी। वहीं वृद्ध के कमरे में कैद होने की जानकारी कुछ लोगों ने मीडिया और प्रशासन को दी, जिसके बाद जोगबनी के थाना अध्यक्ष आफ्ताब अहमद उस स्थान पर दल बल के साथ पहुंचे और सभी की उपस्थिति में कमरे को खोलकर वृद्ध को बाहर निकाला गया। दोस्तों, बिहार में कानून व्यवस्था को विपक्ष तो मुद्दा बना ही रहा है, बीते कुछ समय से सत्ताधारी एनडीए के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। यह ताजा मामला बीजेपी के सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार के बयान का है, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता प्रकट की है। जी हां, इतना ही नहीं, उन्हें बिहार में दोबारा जंगल राज के आहट सुनाई दे रही है। जी हां, मिथिलेश कुमार इसके पहले भी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट कर चुके हैं। जी हां, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित बीजेपी के कई अन्य नेता भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। सभी ने मुख्यमंत्री से स्थिति में सुधार की मांग की है। दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेताओं ने बिहार में कानून राज होने की बात कही है। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा है कि अपराधियों को पुलिस का भय नहीं रहा है। इस कारण सीतामढ़ी में एक दिन में 3 आपराधिक घटनाएं हो रही है। सीतामढ़ी में बीते 10 दिनों के भीतर अपराध काफी बढ़ गया है। दोस्तों, विवादों से चोली दामन का रिश्ता रखने वाले बिहार के जेडीयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जी हां, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लड़ाकू आदमी हैं हम, मेरे पास रिवॉल्वर रहता है, जरूरत पड़ेगी तो ठोक देंगे। दरअसल बीते रविवार को बांका में जमीन विवाद के सिलसिले में बंधक बनाए जाने की घटना को लेकर सोमवार को नवगछिया अनुमंडल कार्यालय कैंपस में चर्चा के दौरान विधायक गोपाल मंडल ने बताया कि अगर पुलिस नहीं आती तो फिर दोनों तरफ से मार होती। ये लोग ज्यादा लाठीबाज नहीं थे, बनिया बोताल था, हमारे सामने टिकता नहीं, एक बार लाठी पकड़ लेते तो कितनों को मार देते। दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के कार्रवाई का आज 14वां दिन है। जी हां, बजट सत्र के पहले दिन से ही विधानसभा के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त गहमागहमी देखी जा रही है। अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब मंगलवार को इसी क्रम में आरजेडी के विधायक बीपी जांच मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे। पेशे से डॉक्टर विधायक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर की जांच करेंगे। जी हां, दरअसल ये एक तंज था जो राजद सीएम नीतीश कुमार पर लगातार कस रहा है। जी हां, पूरा मामला सोमवार के उस घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें नीतीश कुमार सदन में नियमों के उल्लंघन पर आरजेडी एमएलसी सुबोध कुमार राय पर आग बबूला हो गए थे। जी हां, उनके गुस्से वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और खास चर्चा का विषय बन गया है। ये नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर हमलावर है। उन्होंने भी सीएम नीतीश कुमार के गुस्से वाला वीडियो शेयर करके कटाक्ष किया है। आप आगे भी इस वीडियो को देखिए कैसे नीतीश कुमार गुस्से हो रहे हैं। ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब पूछ रहे हैं तो उनका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है। चर्चा का बिपिन इधर देखिएगा तो फोटो छपना उपना नहीं, आप लोग लगा जी। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस स्कीम में सालाना 6,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसको 3 किस्तों में दिया जाता है। सरकार अब तक 7 किस्तों में 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। अगर आप भी सरकार की इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि की इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिसके नाम पर खेत होता है। जी हाल ही में सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव भी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जिनके पास पुश्तैनी जमीन होती थी उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब सरकार द्वारा दी गई नई शर्त के मुताबिक खेती करने वाले किसान के पिता या फिर दादा के नाम से जमीन है तो फिर वो व्यक्ति इस योजना का हकदार नहीं है। इसके साथ ही जो लोग खेती करते हैं लेकिन उनके पास खेती योग्य जमीन ही नहीं है तो फिर उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो फिर उसे भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें वकील, डॉक्टर, सीए आदि भी इस योजना से बाहर है।
दोस्तों बिहार और गुजरात की तरह अब मध्य प्रदेश में भी पूरी तरीके से शराबबंदी के आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, सूबे में शराबबंदी और नशाबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की नेत्री उमा भारती ने सरकार के बाद संगठन को चिट्ठी लिखी है। जी हां, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को सूबे में शराबबंदी को लेकर चिट्ठी लिखी है। इसके पहले उन्होंने शिवराज सिंह चौहान सरकार को पत्र भेजा था। जी संगठन को लिखे गए पत्र में उमा भारती ने राज्य में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर जिला अध्यक्ष को और फिर विधायकों से सलाह लेने की भी बात कही है। जी हां, भाजपा नेत्री उमा भारती ने अपने पत्र में लिखा है कि समाज को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए हमें इससे रोकने के बारे में सोचना चाहिए। जी हां, वर्जित स्थानों पर शराब की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अध्यक्षों और विधायकों का सहयोग किया जाए। दोस्तों बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 19 फरवरी को आयोजित सामाजिक विज्ञान का पेपर रद्द हुआ था। जी हां, सोमवार को फिर से प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली गई है। जी हां, परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में यानी कि पूरे बिहार से 3 परीक्षार्थी निष्कासित हुए, वहीं 4 फर्जी छात्र भी पकड़ाए गए। जी हां, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सोमवार को हुई परीक्षा से जो छात्र अनुपस्थित हुए उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। जी हां, मैट्रिक के सभी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर पुस्तिका की बार कोडिंग का काम 10 मार्च तक चलेगा। मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक होगा। दोस्तों इस साल कड़ाके की ठंड के बाद अब गर्मी भी लोगों को झुलसाएगी। यह पिछले साल की अपेक्षा में यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक गर्मी पड़ने की अपेक्षा है। मई माह के अंतिम सप्ताह तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वैसे मार्च के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी अपने तेवर में आ जाएगी। यह भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मार्च से मई तक गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। यह दिन का तापमान 40 डिग्री या फिर उसके पार जा सकता है। यह सामान्य से अधिक तापमान रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि पिछले साल सामान्य से अधिक बारिश हुई है, इससे इस वर्ष ठंड काफी पड़ी है, लेकिन जनवरी से मार्च तक एक भी दिन बारिश नहीं हुई है। जी हां, यह गर्मी के चरम पर रहने का संकेत है। गर्मी के साथ साथ उमस भी काफी परेशान करेगी, इससे लोगों को पसीना से भी तरबतर होना पड़ेगा। जी हां, उत्तर बिहार में पिछले 24 घंटे में तापमान में वृद्धि हुई है। रात के तापमान में करीब 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फसल का नुकसान होने पर राज्य के अधिक से अधिक किसानों को सहायता देने के लिए हमने केंद्र सरकार की योजना की जगह अपनी योजना बनाई थी। यह केंद्र सरकार की फसलों की क्षतिपूर्ण को लेकर बनी नीति की खामियों को बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में कहा कि उनको केंद्र का प्रस्ताव ठीक नहीं लगा था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय फसल बीमा योजना को हम पहले ही लागू नहीं करना चाहते थे। हमने उस समय कहा था कि केंद्र की इस योजना में किसानों को भी कभी भी ठीक समय पर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन विभाग उसे मंजूर कर चुका था। इसके कारण उस साल लागू हो गया। जी हां, इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी योजना बनाई। वर्तमान में इस योजना में हर किसान को सहायता मिलती है। जी हां, केंद्र की योजना की खामी गिनाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार जितनी राशि देती है उतनी राशि किसानों को नहीं मिल पाती है। दोस्तों देश में बिहार को एथेनॉल उत्पादन हब बनाया जाएगा। जी हां, फिलहाल राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए 20 कंपनियों के प्रस्ताव आए हैं। जी हां, इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय होगा। जी हां, सोमवार को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में एथेनॉल उत्पादन में बिहार 5वें नंबर पर है। बिहार में वर्तमान में 12 करोड़ लीटर वार्षिक एथेनॉल का उत्पादन होता है, लेकिन इन 20 प्रस्ताव पर स्वीकृति होती है तो बिहार में एथेनॉल का उत्पादन 50 करोड़ लीटर हो जाएगा। जी हां, शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार को पहले ही सिर्फ बालू आलू के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नीतीश कुमार के कार्यकाल में सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। दोस्तों एक बड़ी खबर सारण जिले से सामने आई है, जहां डीआईजी मनु महाराज ने छपरा और सीवान में शराब माफियों पर कार्रवाई करने में लापरवाही करने वाले 5 पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, वहीं एक पुलिस पदाधिकारी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। सस्पेंड हुए पदाधिकारियों में सारण जिले के जनता बाजार थाने के एएसआई अशोक कुमार चौधरी, सीवान जिले के गुटनी थाने के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, दौरेली थाने के एएसआई विपिन कुमार महतो, शंकर पासवान का नाम शामिल है।
दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। जी हां, हाल ही में सरकार ने दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाने का ऐलान किया था और अब सरकार ने शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए स्कूलों में छात्रों के लिए कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करा दी है। जी हां, सरकार ने लगभग 97.56% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराकर डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाया है। जी हां, डिजिटल लर्निंग के लिए 10,949 विद्यार्थियों को कंप्यूटर टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। जी हां, ये सब जानकारी राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी है। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक जब एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वे उचित प्रक्रिया के तहत जनता के हितों का ख्याल रखेंगे, यह उसे सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर व्यवस्था में कमियों को दूर करने का उचित उपाय न निकालकर कोई जनप्रतिनिधि जनता को सरेआम अराजक होने की सलाह देने लगे तो फिर यह देश के कानूनों के खिलाफ तो है ही, इससे उनकी योग्यता पर भी सवाल उठते हैं। यह शिकायत सही हो सकती है कि सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसर आम लोगों का काम करने में मटोल या फिर कोताही करते हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था के तहत इस समस्या को दूर करने के बजाय बिहार के बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने जनता को यह सलाह दी है कि अगर कोई अफसर बात नहीं सुने तो फिर उसे बांस से पीटो। जी हां, इस खबर को कल भी आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बताया गया था। जी हां, अब सवाल यह है कि किसी सार्वजनिक मंच पर यह कहते हुए क्या उन्होंने नहीं सोचा कि एक जनप्रतिनिधि की इस सलाह पर अगर लोग अमल करने लगे तब फिर देश के संविधान और फिर कानून की क्या जगह रह जाएगी और इसके बाद कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यह देश में जो व्यवस्था और नौकरशाही काम कर रही है उसके कामकाज में अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है तो इसी में विधि व्यवस्था की तरीके से प्रशासनिक सुधार के लिए जनता अपने जनप्रतिनिधियों को विधायिका में भेजती है। लेकिन अगर गिरिराज सिंह संवैधानिक और फिर कानूनी तरीके से अफसरशाही के रवैये में बदलाव लेने के बजाय जनता को अराजक होने की सलाह देते हैं तो कानून की रक्षा कौन करेगा। ऐसे अराजकता अपने आप में कानून के खिलाफ है और सांसद गिरिराज सिंह को सोचना चाहिए कि ऐसे बयान से क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा। दोस्तों, प्लूरल्स पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित करके पार्टी का पहला स्थापना दिवस मनाया है। जी मुजफ्फरपुर के अमरपाली ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बंगाल चुनाव को लेकर बिहार के सत्ता दल के नेता नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। जी पुष्पम प्रिया चौधरी ने यहाँ बंगाल चुनाव पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और उनके नए लुक पर भी चुटकी ली। जी प्लूरल्स पार्टी की नेत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के तरह दाढ़ी बढ़ा ली है, लेकिन इससे वे बंगाल चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जी हां, वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सक्रिय बिहार के दो पार्टियां जदयू और राजद के नेता पर भी हमला बोला है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी परिवारवाद और फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए खेल शुरू हो गया है। जी ममता बनर्जी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने अपने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट पिछले हफ्ते ही जारी कर दी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान पर विशाल रैली करके चुनावी बिगुल बजा दिया है। जी लेकिन अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि ओवैसी फिलहाल राज्य की चुनावी गहमागमी पर नजर टिकाए हुए हैं और जल्द इस बात का ऐलान कर देंगे कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बंगाल के कोऑर्डिनेटर असीम वकार का कहना है कि पार्टी को बंगाल से अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, ऐसे में जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जी उधर सोमवार को ओबीसी ने कहा है कि वक्त आने पर वे बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, लिहाजा पार्टी इस बात के इंतजार में है कि आखिर कब एआईएमआईएम की लिस्ट आएगी। दोस्तों, बिहार में कॉलेजों की नेट से मान्यता को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। जी सरकार से पूछा गया है कि बिहार में कितने कॉलेजों को नेट से मान्यता मिली हुई है, जिस पर सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने कबूल किया है कि सिर्फ 30% ही कॉलेजों को ही मान्यता मिली है। जी सरकार के इस कबूलनामे को लेकर पूरे विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय की जमीन को दूसरे कार्य के लिए दी जा रही है, जिसके कारण विश्वविद्यालय को नेट की मान्यता नहीं मिल पा रही है। यह सरकार के पास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं, इस पर जानकारी दें। यह विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि 15 साल से सत्ता में रहने के बाद भी सरकार कॉलेजों को नेट से मान्यता दिलाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।
दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कई राज्यों में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग है। इस बीच अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ और सर्वे एजेंसी सी वोटर ने साझा ओपिनियन पोल निकाला है। 5 राज्यों में जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में बीजेपी फिर से सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी को 126 विधानसभा में से 67 पर जीत हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाने से चूक सकती है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस गठबंधन के खाते में 57 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पद की बात कर तो सर्बानंद सोनोवाल के कामकाज को 45% से अधिक लोगों ने सराहा है। वह उन्हें फिर से असम का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अब केरल की बात करते हैं तो केरल की बात करें तो यहां आगामी विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ को कुल 140 सीटों में से 82 सीटों पर जीत हासिल होने की संभावना है। पोल सर्वे के अनुसार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ 56 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत सकती है। एलडीएफ के वोट शेयर में 2016 में 43.5% से घटकर 2021 में 42.9% होने की संभावना है। 0.6% के नुकसान की संभावना है। यूडीएफ का वोट शेयर 2016 में 38.8% से घटकर 2021 में 37.6% होने की संभावना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की लोकप्रियता राज्य में चरम पर है। 42.34% लोग सीएम के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है, खुश है। यह सबसे पसंदीदा सीएम के दौर में भी वे विजयन सबसे ऊपर हैं। केरल में सर्वेक्षण में शामिल 55.84% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया है, जबकि 31.95% लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्राथमिकता दी है। अब तमिलनाडु की बात करो तो तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। जी हां, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 158 सीटें मिलने की संभावना है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस चुनाव में 60 सीटें की वृद्धि हो सकती है। वहीं एनडीए के खाते में महज 65 सीटें आती दिखाई दे रही है। यह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे और मतों की गिनती 2 मई को होगी। राज्य में 16वीं विधानसभा के लिए 6,28,23,749 मतदाता उम्मीदवारों का चयन करेंगे। चले अब अंत में बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में। जी तो पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। जी हां, सर्वे के अनुसार पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहां एनडीए के खाते में 30 सीटों में से 18 सीटें जाते दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में 12 सीटें गई थी। इस बार भगवा पार्टी यानी कि भाजपा को 6 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी की धर्मनिरपेक्षता वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी वाहियात बयान देकर मुख्यमंत्री पद की तौहीन कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 14, 19, 22, 25 में धर्मनिरपेक्षता दर्शाया गया है। भारत सेक्युलर देश है क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर ने ऐसा ही चाहा। अगर भारत की इज्जत नहीं हो रही है तो फिर पीएम मोदी से मुख्यमंत्री को शिकायत करनी चाहिए। चीन हमारी जमीन पर है, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या यह सब धर्मनिरपेक्षता की वजह से है? ओबीसी ने सवालिया अंदाज में पूछा कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है? वे संविधान की तौहीन कर रहे हैं। डबल चेहरा है इनका। 6.5 सालों में आपकी सरकार है, इसके बावजूद अगर इज्जत नहीं मिल रही है तो फिर इसका मतलब है कि सरकार फेल है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कोई भूमिजन कर रहे हैं। आप जिस पद पर बैठे हैं उसका कोई मजहब नहीं होता है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री वाहियात बातें कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुप है। यह संघ परिवार का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। दिशा रवि केस में कोर्ट के जजमेंट मंत्रालय को पढ़नी चाहिए और अपना कोर्स करेक्शन करना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं कि मामला यह है कि सीएम योगी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि धर्मनिरपेक्षता वैश्विक स्तर पर भारतीय परंपरा के लिए बड़ा खतरा है, यह जो आपको पहले भी इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। साथ में आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उन्हें सजा भुगतनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक कार्यक्रम में चेतावनी लहजे में कहा है कि अपने स्वयं के लाभ के लिए यानी कि अपने खुद के लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने और फिर देश को धोखा देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग कुछ पैसों के लिए भारत के बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं उन्हें कार्रवाई का सामना करना होगा। दोस्तों बिहार सरकार बंदरों के आतंक से परेशान है। यह सरकार अब इसका अस्थायी समाधान करेगी। यह बिहार विधानसभा में बजट पर वाद विवाद के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने विभाग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि बिहार सरकार बंदर और नीलगाय के अस्थायी समाधान पर काम कर रही है। मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि काफी समय से नीलगायों का कोई अस्थायी समाधान को लेकर सदन में सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब तक कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाल सका। लेकिन अब हम इसका अस्थायी समाधान निकालेंगे।
करेंगे। राज्य सरकार नील गाय की नस्लबंदी करने पर विचार कर रही है। नील गायों की नस्लबंदी से उनका प्रजनन बंद हो जाएगा, फिर उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा जाएगा। इस तरीके से इस परेशानी से किसानों को निजात मिलेगी। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है बंदर। बंदरों के आतंक से भी कई जिले के लोग परेशान हैं। बंदरों के आतंक को खत्म करने को लेकर हमारा विभाग पहल कर रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग बंदर बागीचा बना रहा है। बंदरों को पकड़कर बंदर बागीचा में रखा जाएगा। दोस्तों, बिहार के खगड़िया में स्कूल की दीवार गिरने के कारण बड़ा हादसा हो गया। जी हां, इस हादसे में अब तक 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जी हां, बताया जा रहा है कि हादसा खगड़िया के महेशखुंड थाना के चंडीटोला गांव में हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दीवार गिरने के कारण 6 मजदूरों की दबने से जान चली गई। इसके अलावा एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जी हां, वही इस हादसे के बाद इलाके में हरकंप मच गया, जबकि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जेसीबी मशीन द्वारा मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जब विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज असम सरकार में मंत्री रहे सुम रोहंगहांग ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस दीपू विधानसभा सीट से सुम रोहंगहांग को चुनाव मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली योजना को 3 साल में पूरा किया जाना है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव में सबमर्सिबल का पानी साफ करके बोतल में बेचने वालों पर भी उचित कार्रवाई होगी। कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के अल्प सूची पर अब तक हुए कार्य का ब्यौरा पेश किया। तालाब, पोखर और सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया। छोटी नदियों पर चेक डैम बनाए गए हैं। चापाकल और कुओं के किनारे सोख्ता प्रणाली से जमीन को रिचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने इस दिन में 32,000 योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। दोस्तों, बच्चों के लिए कोरोना का टीका गर्मियों के अंत तक आ सकता है। बच्चों के लिए टीका बनाने में जुटी कंपनियों के प्रशिक्षण की शुरुआत डाटा जून जुलाई तक आने की संभावना है। यह माना जा रहा है कि डाटा उपलब्ध होते ही कंपनियां सरकार से टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करेगी। अनुमति मिलते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एनटीए ने जेईई मेन फरवरी 2021 का रिजल्ट सोमवार की देर रात जारी कर दिया है। इसमें 6 स्टूडेंट ने 100% स्कोर हासिल किया है। वहीं 41 स्टूडेंट टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 100 स्कोर पाने वाले 6 अभ्यर्थियों में से बिहार के साकेत झा भी शामिल है। बिहार के अनमोल कुमार ने भी 99.987526% स्कोर हासिल करके बिहार का परचम लहराया है। अनमोल जेईई मेन फरवरी 2021 के बिहार के टॉपर हैं। रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। साकेत मूल रूप से शिवहर जिला के चरिया बराही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि साकेत ने राजस्थान से फॉर्म भरा था। वे 90 से ही कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने डीडीपीएस कोटा से 10वीं की परीक्षा 94% के साथ पास की है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फरमान पर बिहार पुलिस शराब के धंधेबाजों को पकड़ने में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के पुलिस ने शराब के एक धंधेबाज को पकड़ा, लेकिन वह कोरोना संक्रमित पाया गया, तो फिर महकमे में हरकंप मच गया। उस धंधेबाज को गिरफ्तार करके पुलिस पदाधिकारी सहित सदर थाने के थानेदार और अन्य कर्मियों को कोरोना की जांच कराने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। बिहार में कोरोना के केस कम होने के बाद लोग लापरवाह दिख रहे हैं। पुलिस वालों ने भी मास्क पहनना छोड़ दिया है, लेकिन इस धंधेबाज के संक्रमित निकलने के बाद आनंद में पुलिसकर्मी मास्क पहनने लगे और हाथ को सैनिटाइज करने लगी। हाजत से लेकर सिरस्ता तक में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। गिरफ्तारी के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी की सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराई गई। इसमें वह पॉजिटिव पाया गया। थानेदार सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। उसे एसकेएमसीएच के कोरोना वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। वह कहां से आया था, किस किस के संपर्क में आया, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली लाइफ लाइन की हालात जर्जर है। महात्मा गांधी सेतु की हालात काफी समय से खराब होती जा रही है। इसको लेकर देश की कई एक्सपर्ट टीम ने भी काफी पहले सुझाव दिए थे। एक्सपर्ट टीम ने सेतु के समांतर ही एक और पुल बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिससे गांधी सेतु पर लोड कम हो सके। इसी को लेकर राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल किया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी सेतु के समांतर 14 किलोमीटर लंबा नया पुल 4 लेन पुल और
फिर उसके पहुंच पथ का निर्माण कार्य अप्रैल में शुरू होने की संभावना है। जी हां, निर्माण कार्य के लिए 2926 करोड़ रुपए का फंड स्वीकार कर लिया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,40,000 करोड़ रुपए से बिहार पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत पीएम ने पिछले साल इस परियोजना का शिलान्यास किया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।